टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ नेक। तो इसके क्लिनिकल्स को हमने पढ़ना है। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल होगा उसका नाम है टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस का मतलब ट्विस्टेड नेक। टॉर्टिस का मतलब होता है ट्विस्टेड और कॉलम का मतलब होता है नेक। तो ट्विस्टेड नेक को हम बोलते हैं टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस टॉर्टिकोलिस इसका जैसे टॉर्टिस को हम बोलते हैं ट्विस्टेड और कैलम को बोलते हैं नेक, तो इसको बोलते हैं हम टॉर्टिकोलिस। इसके बाद हम देख लेते हैं टॉर्टिकोलिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो टॉर्टिकोलिस की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि कॉन्ट्रैक्शन होना, शॉर्टनिंग होना सर्वाइकल मसल की, स्पेसिफिकली स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड की, जिसकी वजह से जो नेक होगी वो एक साइड की तरफ ट्विस्टेड होगी, स्लैंटिंग होगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। इस डायग्राम में देखिएगा जो नेक है इस बेबी की वो एक साइड की तरफ टिल्ट हुई हुई है। या फिर इसमें देखिएगा जो नेक है एक साइड पर टिल्ट हुई हुई है। इस कंडीशन को बोलते हैं टॉर्टिकोलिस या फिर राई नेक। टॉर्टिकोलिस यहाँ पे आप देख लेते हैं टॉर्टिकोलिस को। टॉर्टिकोलिस की डेफिनेशन इज द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब किसी चीज़ का छोटा हो जाना। जो अफेक्टेड साइड होगा वहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर जाएंगे, शॉर्टनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑपोजिट कॉन्ट्रालैटरल मसल होगी वो उसको ऑपोजिट साइड की तरफ ट्विस्ट करा देंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ या फिर शॉर्टनिंग ऑफ सर्वाइकल मसल्स, स्पेसिफिकली स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड एंड ट्रेपेजियस। इसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड। इसकी शॉर्टनिंग होना जिसकी वजह से प्रोड्यूसेस ट्विस्टिंग ऑफ द नेक, नेक की ट्विस्टिंग होगी, और दूसरी तरफ हेड की स्लांटिंग होगी, स्लांटिंग ऑफ हेड। इस कंडीशन को बोलते हैं टॉर्टिकोलिस। तो टॉर्टिकोलिस की बेसिकली दो टाइप होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉज। एक टाइप होती है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर होती है, उस टाइप को बोलते हैं कॉन्जेनिटल टॉर्टिकोलिस, कॉन्जेनिटल टॉर्टिकोलिस। और दूसरी टाइप ऐसी होती है जो कि आफ्टर प्रीनेटल लाइफ, यानी ये अडल्ट में हो सकती है या फिर चिल्ड्रन में हो सकती है, और यह स्पाज्म की वजह से होगा। उसको बोलते हैं स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस, स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस। जो स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस होगी नॉर्मली ये अडल्ट में होगी, जो कॉन्जेनिटल होगी ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर होगी। दूसरी बात, जो कॉन्जेनिटल टॉर्टिकोलिस है इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज क्या होगा वो देख लेते हैं। कॉज क्या होगा जो कॉन्जेनिटल टॉर्टिकोलिस है वो ये होगा कि अगर इन्फेंट का हेड है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसको ब्रीच कर दिया, या फिर इन्फेंट हेड को इतनी तेज़ी से पुल किया कि स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के फाइबर डिस्ट्रॉय हो गए, टेयर हो गए, तो फिर इसको बोलते हैं मस्कुलर टॉर्टिकोलिस। तो फिर इसका जो मेन कॉज ये होगा कि पुलिंग द बेबी हेड रैपिडली, तेज़ी से अगर खींचे तो इसकी वजह से जो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड की मसल के फाइबर्स हैं वो टेयर कर जाएंगे। जब स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल के फाइबर टेयर कर जाएंगे तो वहाँ पे एक हीमाटोमा क्रिएट होगा, यानी एक लोकलाइज्ड मैस ऑफ ब्लड क्लॉट, हीमाटोमा, क्योंकि मसल डिस्ट्रॉय हो गया है, ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय हो गया तो हीमाटोमा बनेगा। वो हीमाटोमा की फिब्रोसिस होगी, यानी अभी कोलेजिनस टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो फिब्रोसिस हो जाने के बाद वो फिब्रोटिक टिश्यू जो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड को सप्लाई करने वाली नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, यानी 11th नर्व को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल की फाइबर क्या हो जाएगी, नॉर्मली हमें जो थोड़ा सा पैरालिसिस देखने को मिलेगा, वहाँ पे फिब्रोसिस भी देखने को मिलेगी और शॉर्टनिंग हमें देखने को मिलेगी, शॉर्टनिंग ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल फाइबर्स। और फाइनली इसकी वजह से ये होगा कि जो हेड है वो टिल्ट होगा अफेक्टेड साइड की तरफ, और जो फेस होगा वो अवे होगा अफेक्टेड साइड के, यानी जो हेड होगा वो इप्सिलैटरल करेगा और जो फेस होगा वो कॉन्ट्रालैटरल। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह किस तरह से होगा।
फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में अगर इस साइड की टॉर्टिकोलिस हुई है तो इस साइड पर जो हेड है वो इस साइड पे आ गया, यानी इफेक्टेड साइड पे आ गया, लेकिन जो फेस है वो टिल्ट करते हुए ऑपोजिट साइड पे चला गया, तो फेस ऑपोजिट साइड पर, हेड इप्सिलैटरल साइड के ऊपर, तो ये टॉर्टिकोलिस की निशानी होती है। ये निशानी इस वजह से हुई क्योंकि जो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड है वो अपनी मूवमेंट इसी तरह परफॉर्म कराता होता है। तो ये तो हो गया टॉर्टिकोलिस के बारे में चंद बातें। ये तो अब हम बात करते हैं स्पैज्मोटिक टॉर्टिकोलिस की। स्पैज्मोटिक टॉर्टिकोलिस का दूसरा नाम होता है सर्वाइकल डिस्टोनिया, जबकि कॉन्जेनिटल टॉर्टिकोलिस का दूसरा नाम आपको बताया था मस्कुलर टॉर्टिकोलिस, मस्कुलर टॉर्टिकोलिस, और इसका दूसरा नाम होगा सर्वाइकल डिस्टोनिया, यानी एब्नॉर्मल टोन ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड एंड ट्रैपेजियस मसल। तो यहाँ पर इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काज होगा वो एब्नॉर्मल टोन ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड प्लस ट्रैपेजियस, ये इंपॉर्टेंट इसका काज होगा। और इसके हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? फीचर्स इसके ये देखने को मिलेंगे कि हमें सस्टेन्ड टर्निंग टिल्टिंग, यानी प्रोलॉन्ग टाइम तक हमें टिल्टिंग टर्निंग देखने को मिल सकती है, या फिर नेक की फ्लैक्शन या फिर एक्सटेंशन, लेकिन ये सारी प्रोसीजर्स हो गई प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो गई, सस्टेन्ड हो गई। यही निशानी होती है स्पैज्मोटिक टॉर्टिकोलिस की। तो ये तो हो गया स्पैज्मोटिक टॉर्टिकोलिस। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? टॉर्टिकोलिस का ट्रीटमेंट यही होता है कि किसी तरह नेक के मूवमेंट को हम फ्रीली करवा सके। तो फिर जो स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड है इसकी इन्फीरियर अटैचमेंट होती है पेक्टोरल ग्रिडल से, यानी मैनुब्रियम से और क्लैविकल से। तो फिर इसके इन्फीरियर अटैचमेंट से हम इसको रिलीज़ करा देंगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा सर्जिकल रिलीज होगा स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड का फ्रॉम इट्स इन्फीरियर अटैचमेंट। और इसकी इन्फीरियर अटैचमेंट होती है पेक्टोरल ग्रिडल से, यानी मैनुब्रियम और क्लैविकल से होती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। तो हमने पढ़ लिया टॉर्टिकोलिस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबक्लेवियन वेन पंक्चर। नेक्स्ट क्लिनिकल शुड बी द सबक्लेवियन वेन पंक्चर। सबक्लेवियन वेन पंक्चर, नाम से लग रहा है कि हमने सबक्लेवियन वेन के अंदर कैथेटर डालना है। तो फिर सबक्लेवियन वेन के अंदर कैथेटर क्यों डालते हैं? बिकॉज सबक्लेवियन वेन एक सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट के लिए एक फेवरेट वेन होती है। सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट का मतलब होता है कि सेंट्रल का मतलब होता है राइट एट्रियम के अंदर तमाम वेन्स जाके ड्रेन होना है। लाइन का मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट, तो प्लेसमेंट का मतलब किसी चीज़ को अंदर इंजेक्ट करना। स्पेसिफिकली पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को डालना, जिसको हम स्वान गैंस कैथेटर या फिर राइट हार्ट कैथेटर भी बोलते हैं। तो जो सबक्लेवियन वेन है वो यूज़ होती है सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट के लिए। सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर हम कैथेटर डालेंगे स्पेसिफिकली हम राइट हार्ट के अंदर डालने के लिए, या फिर पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि जो राइट हार्ट होता है वो ड्रेन होता है पल्मोनरी आर्टरी है, यानी इसका ब्लड जाता होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। तो फिर देख लेते हैं जो सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट के जो कैथेटर डालते हैं उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर होगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्वान गैंस कैथेटर, या फिर इसको राइट हार्ट चैम्बर बोलते हैं, राइट हार्ट चैम्बर। ठीक हो गया, राइट हार्ट चैम्बर। तो ये तो हो गया सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट या फिर सबक्लेवियन वेन पंक्चर के बारे में। अब जो टेक्निक या फिर सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट क्यों करते हैं, तो फिर यूज़ ऑफ सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट। जो सेंट्रल लाइंस हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो डायरेक्ट ओरल कैविटी के जरिए नहीं जा सकते हो, तो उसको हम इंट्रावेनस हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं पार एंटीरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन कराना न्यूट्रिएंट्स के, उसको बोलते हैं पार एंटीरल एडमिनिस्ट्रेशन। या फिर ये हो सकता है कि जो सेंट्रल वीनस प्रेशर, इसको मेजर करने के लिए, सेंट्रल वीनस प्रेशर का मतलब राइट एट्रियल प्रेशर, क्योंकि आपकी बॉडी की वेन्स वहीं पे आके खत्म होती है राइट एट्रियम के अंदर, यानी सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। तो फिर सेंट्रल वीनस प्रेशर को मेजर करने के लिए या फिर पार एंटीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबक्लेवियन वेन पंक्चर करते होते हैं। जो सबक्लेवियन वेन पंक्चर, इसकी टेक्निक ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन सिंपल आपको ये कहना होगा कि जो एक साइड हम जो थंब रखते होते हैं एक हैंड का, वो रखते होते हैं जुगलर
जो थंब होता है एक साइड का, यहाँ पे देखिएगा जो थंब है, थंब रखते होते हैं हम क्लेविकल के मिडल पार्ट्स के ऊपर, जबकि इंडेक्स फिंगर रखते होते हैं जुगुलर नोच या फिर सुप्रास्टर्नल नोच, इनके ऊपर रखते होते हैं। फिर जो नीडल हम करते होते हैं वो क्लेविकल के नीचे, और फिर वो जा रही होती है नीडल जुगुलर नोच की तरफ, यानी इंडेक्स फिंगर। सिंपल ये कह सकते हैं कि जो कैथीटर या फिर जो नीडल जा रही है वो थंब से मिडल इंडेक्स फिंगर की तरफ, यानी मिडल ऑफ क्लेविकल से जा रही है जुगुलर नोच या फिर सुप्रास्टर्नल नोच। तो फिर इसके सिंपल जो प्रोसीजर होता है इसका, उसको लिख देते हैं यहाँ पर। उस प्रोसीजर जो नीडल की इंजेक्शन होती है वो मिडल ऑफ द क्लेविकल से, मिडल ऑफ क्लेविकल से सुप्रास्टर्नल नोच या फिर जुगुलर नोच, सुप्रास्टर्नल नोच या फिर जुगुलर नोच, वहाँ तक नीडल जा रही होती है। तो ये था इसकी प्रोसीजर। और मिडल ऑफ क्लेविकल के ऊपर जो हमने फिंगर रखनी है वो है थंब, जो सुप्रास्टर्नल नोच यानी जुगुलर नोच है वहाँ पर हमने रखनी है इंडेक्स फिंगर। अब इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स या फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होगी इस टेक्निक की, सब क्लेवियल वेन पंक्चर की, तो उसको देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस को। जिसकी कॉम्प्लिकेशन होती है ये हो सकती है कि अगर हमने केयरफुली इंजेक्ट ना किया गया या फिर नीडल पेनिट्रेट ना की गई तो वो प्लूरा और लंग्स को डैमेज कर सकती है। तो पहला जो साइड इफेक्ट या फिर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, डैमेज प्लूरा एंड लंग्स, और इसकी वजह से अगर लंग्स और प्लूरा डैमेज हो गए तो फिर उस एयर थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाएगी, यानी प्लूरल कैविटी के अंदर। इस कंडीशन को बोलेंगे न्यूमोथोरैक्स। अगर नीडल पोस्टीरियरली कुछ ज़्यादा चली गई, क्योंकि सबक्लेवियन वेन के पीछे सबक्लेवियन आर्टरी मौजूद होती है, तो फिर नीडल अगर पोस्टीरियरली डेविएट कर गई तो वो सबक्लेवियन आर्टरी को डैमेज कर सकती है, सबक्लेवियन आर्टरी डैमेज होगी। अगर सबक्लेवियन आर्टरी डैमेज होगी तो फिर जो अपर लिम्ब की तरफ ब्लड फ्लो रिलेटिवली काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसके साइड इफेक्ट सबक्लेवियन वेन पंक्चर के। अब है राइट कार्डिक कैथेटराइजेशन, राइट कार्डिक कैथेटराइजेशन, राइट कार्डिक कैथेटराइजेशन। नाम से लग रहा है कि हमने राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट के अंदर कैथेटर इंजेक्ट करना है। तो फिर इंजेक्ट करने के लिए जो हम वेन्स यूज करते हैं वो होगी सबक्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। एग्जाम में यह सवाल आता है कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन को हम क्यों नहीं यूज कर सकते, वाई नॉट एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन को इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो जंक्शन होता है इसका सबक्लेवियन वेन के साथ, वो एक एंगुलेटेड फॉर्म में होता है, एक एंगल बन रहा होता है, एक्यूट एंगल, जिसकी वजह से जो कैथेटर डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्यूट एंगल ऑफ जंक्शन, जंक्शन किसके साथ, सबक्लेवियन वेन के साथ, जिसकी वजह से जो कैथेटर इंजेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये था राइट कार्डिक कैथेटराइजेशन। और राइट कार्डिक कैथेटराइजेशन क्यों करते होते हैं, यूज ऑफ, बिकॉज जो राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट है इसका प्रेशर को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन राइट हार्ट। ये तो हो गया राइट कार्डिक कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट टाइम prominence of external jugular vein. Next should be the prominence of external jugular vein. External jugular vein prominence. External jugular vein prominence. जो external jugular vein है इसको हम internal barometer भी बोलते हैं। इंटरनल का मतलब अंदर की तरफ बॉडी के अंदर, और बैरोमीटर का मतलब ये प्रेशर को सेंस करने के लिए, स्पेसिफिकली सेंट्रल वीनस प्रेशर को। तो ये इंटरनल बैरोमीटर भी कहते हैं। जब नॉर्मल वीनस प्रेशर होता है तब वेन किस तरह नज़र आती है, जब वीनस प्रेशर ज़्यादा होता है तब इस वेन की विजिबिलिटी कैसे होती है, उसी को देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि प्रेशर ज़्यादा है या फिर कम है। अगर प्रेशर नॉर्मल होगा तो फिर जो वेन होगी प्रोमिनेंट होगी, लेकिन वो सिर्फ क्लेविकल से ऊपर होगी, सुपीरियर टू द क्लेविकल। ओके, तो सिर्फ अबव
क्लेविकल ये विजिबल होगी और हमें किसी साइड के ऊपर ये विजिबल नहीं होगी। लेकिन जब सेंट्रल वेनस प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये वेन का एंटायर कोर्स विजिबल होगा। तो उसका जो एंटायर कोर्स होगा वो विजिबल होगा, पूरा का पूरा विजिबल होगा। और ये लैटरल साइड ऑफ नेक में हमें देखने को मिलेगा, यानी साइड ऑफ नेक में हमें देखने को मिलेगा। तो इसी को देखते हुए, इसके कोर्स को देखते हुए हम पता चलाएंगे कि वेनस प्रेशर नॉर्मल है या फिर ज़्यादा है। तो फिर एक्सटर्नल जुगुलर वेन में प्रेशर कब ज़्यादा होगा, यानी ये कब प्रोमिनेंट होगी, किन किन क्लिनिकल कंडीशन में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी जिसमें ये प्रोमिनेंट होगी, यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। पहला होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दूसरा ये होगा कि सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन, तीसरा सुप्राक्लेविकुलर नोड की इन्फ्लेमेशन होना, और चौथा ये होगा कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो फिर इन 4 कंडीशन के अंदर हमें सेंट्रल वेनस प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से एक्सटर्नल जुगुलर वेन प्रोमिनेंट देखने को मिलती है।